जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का प्रोग्राम बहुत खास है क्योंकि आज बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। अगर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में फ्रांस गए और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई और G7 समिट के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी में इंडियन सी फेयरर्स की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठाए। और साथ ही जो प्रधानमंत्री मोदी का स्टांस रहा अमेरिका के विरुद्ध, उसको लेकर चाइनीज मीडिया ने काफी क्रिटिसिज्म की और कहा कि ये सॉफ्ट स्टांस था भारत का यूएस को लेकर। और साथ ही उसके बाद में दोनों ही की साइडलाइन पर जो बायलैटरल मीटिंग हुई है उसमें बहुत सारी भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड और कॉपरेशन को लेकर सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज जो इसी सब के दौरान नजर आती है वो ये कि अमेरिका ने इंडो पैसिफिक से इंडिया ड्रॉप किया है। साथ ही जो नक्शा भारत का है उसमें से पीओजे भी हटाया है। तो कई सारे मिक्स सिग्नल्स नजर आते हैं। एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रम्प भारत को बहुत करीबी बताते हैं, दूसरी तरफ ये सारी चीजें मिक्स सिग्नल्स हैं। इसको समझेंगे कि आखिर इन सब का मतलब क्या है, भारत और अमेरिका के रिश्ते किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के खास मेहमान मेजर जनरल सुधाकर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। Thank you, Amber. As always, it's always a great pleasure and honor to connect with you and with your viewers. और आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि आपने इतना बढ़िया टॉपिक भी आपने चुना है। देखिए, कोई भी चीज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है और पर्टिकुलरली इंटरनेशनल रिलेशंस में वो कहते हैं कि बाकी सारी चीजें ठीक है लेकिन एक चीज परमानेंट होता है। वो परमानेंट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट। तो यूएस जो भी कुछ करेगा उसका नेशनल इंटरेस्ट को मध्य नजर रख के हर काम करेगा। नेशनल इंटरेस्ट आज के दिन में डोनाल्ड ट्रंप के लिए है मागा या अमेरिका फर्स्ट। हर हरकत के पीछे इसका कुछ ना कुछ छुपा हुआ रहस्य या कुछ ना कुछ उसका प्लान है, वो दिख नहीं रहा है। ईरान को ऐसा बिना सोचे समझे हम बोलते हैं, मैं भी गाली देता हूँ खूब, वो आ गया घुस गया, खूब नुकसान हुए हैं। तो वो कोई बेवकूफ नहीं है, उसका बड़ी प्लान है, लेकिन वो प्लान का उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2-3 घंटे लगेंगे। यूरेशिया का किस तरह स्ट्रेटेजिक राइवलरी हो रहा है, वो घुसना चाह रहा है। वो कह भी दिया है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्योंकि आज के दिन में वो ग्रेट नहीं है इसलिए वो प्रयास कर रहा है। और ग्रेट कहाँ कहाँ पे? जहां जहां पे वो पहले ग्रेट थे कोल्ड वॉर 1.0 में, वहां पे वो ग्रेट नहीं है। उधर वो घुसपैठ करके चाइना को पुशबैक करके किसी भी तरह साम दाम दंड भेद करके वो वहां पे रिस्टोर करना चाहते हैं अपना डोमिनेंस को। और कहां तक सक्सेसफुल होंगे कह नहीं सकते हैं। इसी चीज को बैकग्राउंड में थोड़ा सा मध्य नजर रख के अगर हर चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे, ये जो मीटिंग हुई है, अभी अभी मैं कोई टीवी चैनल में था, मैंने काफी तारीफ किया। उससे पहले वो मीटिंग से पहले मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे थे, मैंने खूब गाली दिया अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को कि ये देश को कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं तो ये कहूंगा जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। कम से कम प्रधानमंत्री भारत के जो है 16 महीने के बाद उन्होंने डायरेक्टली जाके बताया, चाहे सी फेयर की बात हो जिसमें इंडियन मारे गए हैं 3, या और भी कोई चीज हो, साफ साफ उन्होंने बात किए हैं डायरेक्टली। और अगर डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते हैं नरेंद्र मोदी मेरा दोस्त है, दोस्त है, भाई दोस्त आप इंडिविजुअल लेवल पे हो, दोस्त तो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और तो आप भारत का दे धमाके आप बाकियों को ठोकते रहोगे, मारते रहोगे। ये है कि नरेंद्र मोदी दोस्त है इसलिए मेरे को सब कुछ माफ है। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो 1.46 बिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 1.46 बिलियन का हर इंसान का कुछ ना कुछ सेंटिमेंट या इमोशन है। अगर मैं कहूंगा कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप का बात सुन के भारत पूरा भूल गया है, ये तो गलत होगा। भारत अभी भी नाराज है, भारत अभी भी काफी ह्यूमिलिएट हुआ है। मेरे को खुद ही ह्यूमिलिएटेड लगा, मेरे को बहुत छोटा लगा। मेरे को इतना बड़ा देश होने के बावजूद, इतना तादाद में पॉपुलेशन है होने के बावजूद, इकोनॉमी ब्राइट स्पॉट में है, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, एक्सपोर्ट हमारा आज के दिन में $856 बिलियन है। मतलब दिसंबर आप 2025 देखते हैं, टारगेट हमने रखा है 2030 तक तो 2 ट्रिलियन बनेगी। और हमारा जीडीपी आज के दिन में 4.19 ट्रिलियन है, हमने टारगेट रखा 5 ट्रिलियन अगले 2 साल के अंदर।
उसके बाद 60 ट्रिलियन, उसके बाद 10 ट्रिलियन, इस तरह। तो ये जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस को दूर फेंक के हमें कॉल आउट करना पड़ेगा। आज सारे मसले मेरे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री में पूरा सुना नहीं हो, प्रेस इंटरेक्शन से पहले उनका कोई प्राइवेट वन ऑन वन मीटिंग हुई है, और जो खबर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री साहब सारे मसलों को एक देश का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने साफ साफ बात किया है डायरेक्टली। और ये, इसको आप डिप्लोमेसी समझे या डायलॉग समझे, जो भी कहना चाहिए, एक स्थिति आता है, एक दूसरा इंसान का रिलेशन या देशों के बीच में जो रिलेशन है, बोलना पड़ेगा कि हिंदुस्तान को आप डेड इकोनॉमी नहीं बोल सकते हो, आप लॉन्ड्रोमैट नहीं कह सकते हो, आप हेल होल नहीं बोल सकते हो। और रशिया के ऊपर, रशिया से अगर तेल खरीद रहे थे हम, ये इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि उससे पहले हम वेस्ट एशिया से लेते थे, और रशिया ने जब इन्वेट किया, सारे यूरोपियन कंट्री जितने हैं सबके सब शिफ्ट हो गए कहाँ, मिडिल ईस्ट में। अब मिडिल ईस्ट में जब आ जाते हैं, हिंदुस्तान एक सबसे बेस्ट ऑप्शन था, इजी ऑप्शन, आई वुड से, नॉट द बेस्ट ऑप्शन, इजी ऑप्शन था, तो सब उसको धकेल दिए आउटबीट करके। अब बाहर जब आ गया, इंटरनेशनल प्राइस काफी बड़ा हो रहा था उस समय, अमेरिका का कहने पर ही हिंदुस्तान ने रशिया से प्लीड किया था, अमेरिका ने हिंदुस्तान से प्लीड किया था कि प्लीज गो एंड बाय, और वो भी खरीदे हमने। उनका कैप्ट एक, वो जो G7 कंट्रीज ने, उन्होंने प्राइस फिक्स किया था, उस प्राइस के नीचे उनके कहने पर अंतरराष्ट्रीय लेवल में तेल का भाव को कंट्रोल करने के लिए हमने, हिंदुस्तान उससे पहले हमारा 1.67% था, धीरे धीरे 2, उसके बाद 21, उसके 31, उसके बाद 41%, सितंबर 2024 को हमारा 41% था, उसके बाद दिसंबर 2025 को 30 या 25%, उसके बाद कम हो गया, अभी मई के महीने में फिर बढ़ा है। मैं अभी एग्जैक्ट फिगर मेरे को मिला नहीं कि 35 से करीब 40% जो है इतना इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब, और आज है लास्ट डेट, उन्होंने जो वेवर डाला था, वो वेवर का लास्ट डेट आज है 17th ऑफ जून। तो इसके बाद क्या, तो इसके बाद ये होता है, हमें समझना पड़ेगा 2-3 चीजें, कि पहली बात, ये जो मीटिंग हुई है, ये अच्छा एक टर्न अराउंड है, अच्छा जाके आमने सामने बात करना ठीक रहता है, और अच्छा ये बोलना भी ठीक रहता है कि हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, कोई टॉयलेट पेपर नहीं है, लॉन्ड्रोमैट नहीं है। इस किस्म की आप अगर बातचीत करते हैं, तो मैं तो खुलेआम बोल चुका हूं ऑलरेडी टीवी चैनल में, बहुत सारे चैनल में, कि हिंदुस्तान का समय आ गया है, आपका फॉरेन पॉलिसी अगर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसके साथ एक लाइन और जोड़िए, रेसिप्रोसिटी। जो देश जैसा बिहेव करेगा उसको वैसे ही उसको वापस दो। 2019 को अगर यूएसए ने सैंक्शन इंपोज किया था और हमने काउंटर टैरिफ इंपोज किए थे यूएसए के ऊपर, चेक कर लीजिएगा, 4-5 आइटम है जिसके ऊपर हमने दे धमाके अच्छी तरह जवाब। इसी तरह अगर ये 50% डालता है हिंदुस्तान के ऊपर, तो हमारे पास भी काफी कुछ है, बहुत सारे लिवरेजेस है। हर देश का रिश्ता जो है लिवरेजेस के आधार पर बनते हैं, गिव एंड टेक। कोई अकेला देश हर चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ है जो हिंदुस्तान से देते हैं। तो लेवरेजेस को, उसको काउंटर करना निहायत आवश्यक है। ये जो 16 महीने जो हिंदुस्तान चुपचाप रहा और ट्रेड एग्रीमेंट जो पेंडिंग चला है, 15 महीने से ज्यादा बातचीत चल रही है, एक के बाद एक, पता नहीं कितने सारे कंसल्टेशन हो गए हैं। अभी टेस्ट ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखते हैं, अगर इतना उन्होंने टर्न अराउंड दिखाया है, बड़े नम्रता के साथ, प्यार के साथ, ये भी बोला कि अगर हिंदुस्तान के ऊपर हमला होता है, नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री होंगे तो हम जाके खड़े होंगे उनको, तो ये बड़ा स्टेटमेंट है। हालांकि ये गलत मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी, और कोई प्रधानमंत्री, इसका मतलब देश देश के बीच में जो रिश्ता होता है, इज इट इंडिविजुअल स्पेसिफिक? आज ये बैठे हैं, कल बिल क्लिंटन आ जाएंगे या वो बाइडेन आते हैं, इसका मतलब वो बदलाव ऐसे होते रहे हर 5 साल में। तो इसलिए ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। तो मैं तो यही कहूंगा, अच्छा टर्न अराउंड, लेकिन ये आप वेट करिए, देखिए क्या यह ट्रेड डील साइन हो रहा है कि नहीं, क्या एरोस्पेस इंजन जो क्या 404414 जिसके लिए हमारा जो तेजस अभी पेंडिंग 2 साल, ये काफी बड़ा सेंसिटिव इशू है नेशनल सिक्योरिटी, हम 2 साल पीछे हो गए हैं
और चाइना दे धड़ाके बनाते जा रहा है, पाकिस्तान को दे रहा है, बांग्लादेश को दे रहा है, म्यांमार को दे रहा है। इसमें अगर बैकअप नहीं होगा तो काफी पीछे हो जाएंगे। सफरान इंजन की चल रही है इधर को डेवलपमेंट, बट ये एक टर्न अराउंड है, इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए उस हद तक जहाँ पे हमारा देश का जो सेल्फ एस्टीम है और जो आत्मसम्मान जो होता है, इसके ऊपर कोई आंच ना है। अगर उसके ऊपर आंच आता है तो हिंदुस्तान को सही तरीके से जवाब देना निहायत आवश्यक है। बिल्कुल सर, मैं आपसे एक सवाल, जो अमेरिका ने इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो हटाया, जब इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछली बार इंडो जोड़ा था तो काफी खुशी भारत में मनाई गई थी कि भारत के वर्चस्व, जो भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको लेकर। लेकिन अब जबकि यूएस जो है इंडो पैसिफिक कमांड से उन्होंने इंडो ड्रॉप कर दिया, वो हटाना, ये भारत की क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो कम होने के संकेत हैं? और साथ ही जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर भी उन्होंने हटाया है। तो सर क्या अभी, क्योंकि इस G7 समिट से पहले शी और ट्रंप समिट हुई थी जिसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना कहते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप चाइना के साथ एक नए पावर शेयरिंग मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो G2 की बात और चर्चाएं होती हैं, क्या वो संकेत इस चीज से मिलते हैं? अगेन अंबर, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। जियो पॉलिटिक्स आप लगता है काफी गहराई में पढ़े हैं, और आपकी सवाल से मेरे को ये आ रहा है, एहसास हो रहा है कि आपको समझ है पूरा। देखिए, ये जो सवाल आपने पूछा है, इंडो पैसिफिक से इंडो हटा दिया। इंडो पैसिफिक होता क्या है? इंडो पैसिफिक है अमेरिका का जो पश्चिम की तरफ वेस्टर्न कोस्टल लाइन से लेके अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट लाइन तक, पहले होता था हॉलीवुड टू बॉलीवुड, यहीं पे उसका इंडो पैसिफिक खत्म होता है। लेकिन 2007 से जब से वो एम्बे जापानीज प्राइम मिनिस्टर हमारे पार्लियामेंट में भाषण दिए, उससे पहले नेल्सन मंडेला का सुझाव था इसको ये करने के लिए। बेसिकली जापानीज प्राइम मिनिस्टर ये 2007 को जब स्टार्ट किया, इसके बाद ये डोरमेंट स्टेट में आ गया था। फिर 2017-18 को डोनाल्ड ट्रंप ने ही उसको रीजुविनेट किया। उसके बाद ये मोमेंटम पिकअप हुआ, क्वाड बना, और क्वाड बनने के बाद अभी अचानक क्या हुआ है, उन्होंने इंडो पैसिफिक में इंडो हटा दिया। इस चीज को आप एक तरीके से आप समझने की कोशिश करिए। इसका माने मेरे विचार के मुताबिक क्वाड में जो इंटेंशन और ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने शुरू किया था, पहले क्या था, ये डिजास्टर मैनेजमेंट 2004 का जो सुनामी हुई थी, उसमें ये रियलाइज किया गया कि कुछ देशों को मिलजुल के काम करना निहायत आवश्यक है। और वो सुनामी में बहुत कुछ नुकसान हुआ था, हमने एक दूसरे को हेल्प किया, तो उसको उन्होंने बोले इसको फॉर्मुलाइज क्यों ना करें। तो फॉर्मुलाइज करते करते क्वाड बना। अभी क्वाड से क्या हो रहा है कि उन्होंने स्क्वाड बना दिया है। क्वाड में है कौन कौन? अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये चारों देशों, ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये एक किस्म का आप मान के चलिए टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन जो है, सप्लाई चेन डिसरप्शन। ये पैंडेमिक के दौरान काफी एहसास हुआ था कि जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहे हैं उसका ऑल्टरनेट मीन्स एंड मेथड्स होना चाहिए, ठीक है नहीं? और ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट, इसका डोमिनेंस पूरा चाइना के हाथ में है, तो वो तो वेपनाइज करते रहेगा। तो हम क्या करें फिर? अपना ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे बनाओगे? सोलर सेल्स कैसे बनाओगे? न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे करोगे? है कि नहीं? हाथ हथियार बनाना है वो कैसे बनाओगे फिर? सो इसलिए, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर हर देश का इतना मात्रा पे है, इतना ज्यादा है कि ये सारे, चाहे आप यूरोपियन यूनियन की बात करिए, अमेरिका की बात करिए, हिंदुस्तान की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, हर एक देश को वो वेपनाइज ऐसा करके रखा है कि हमारा वल्नरेबिलिटी या इनसिक्योरिटी सबसे ऊंचे हाई प्लेटफॉर्म में है। तो उसको एड्रेस करने के लिए हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। ये क्वाड एक मध्यम था, लेकिन अभी क्या हुआ है, ये पर्टिकुलरली जब से डोनाल्ड ट्रंप सेकंड टर्म से आए हैं जनवरी 2025 से, देखा गया है कि क्वाड को ज्यादा भाव ना देके वो क्या कर रहे हैं, अभी स्क्वाड बना दिए। स्क्वाड क्या है? स्क्वाड है जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और फिलीपींस, ठीक है? अच्छा, ये हो गया। दूसरी बात, एक इंडोनेशिया के साथ उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक साइन किए हैं। जून हो गया, मई, अप्रैल एंड जून, ये मेरे ख्याल से मई के महीने में शायद
शाइन हुआ है 2026 को, वो भी मेरे समझ के मुताबिक ये एक स्क्वाड के साथ जाके मिलने वाला है। और आज बोल रहे हैं आप इंडो पैसिफिक में इंडो हटा दिए। ये इंडो पैसिफिक कब से हुआ था? 2018 तक था पैसिफिक कमांड। 2018 यही डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में इंडो पैसिफिक हुआ था। यही डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टेन्योर में उसको हटा रहे हैं। ये सारे बिंदुओं को अगर आप जोड़ेंगे तो पिक्चर ये इमर्ज हो रहा है, कहीं ना कहीं ये दूसरे किस्म की पिक्चर बना रहे हैं। इनका ओरिएंटेशन अलग है, उनका ऑब्जेक्टिव और वो कुछ है। दूसरी पिक्चर क्या है, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि अगर पैसिफिक कमांड बताना है तो ये कहीं ना कहीं चाइना का वर्चस्व की गवाही देता है, तो उसी तरफ अगला जा रहा है क्या? जो सवाल मेरा आपसे था। दूसरा पिक्चर जो है उसको समझने के लिए 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टेन्योर उनका प्रेसिडेंसी एज्यूम किया। 8 अगस्त 2025 को 8 अगस्त यस, अजरबैजान और आर्मेनिया के जो लीडर हैं व्हाइट हाउस में आए थे, उनसे एग्रीमेंट साइन करा गया। उसका वो पीस और नॉर्मलसी होल्ड करेगा, सस्टेन करेगा कि नहीं, टाइम विल टेल। बट फिलहाल इनका ओरिएंटेशन, ये दोनों का जब साइन हुआ था उस समय उन्होंने एक एक डॉक्ट्रिन, एक एक एक, एक वन लाइनर उन्होंने निकाले थे कि ये जो है ट्रम्प का पीस, प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस का रोड मैप यहीं से शुरू होगा। अच्छा, कहां तक जाएगा और कौन से एरिया में होगा, मैं अगला ये में बताऊंगा। 26 नवंबर 2025 को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के जो पांचों के पांचों देशों का जो लीडर है व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग हुई। वो मीटिंग क्यों किया था? उन्होंने ये कमिटमेंट दिए थे कि आने वाले समय भविष्य में अमेरिका के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए हम आपके साथ काम करेंगे, ठीक है नहीं? और ये आपको समझना पड़ेगा कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में ज्यादातर आपका सारे रेयर अर्थ एलिमेंट और क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं यहाँ मिलते हैं बहुत। जैसे कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान इज अ रिपोजिटरी ऑफ यूरेनियम, हाई ग्रेड क्वालिटी ऑफ यूरेनियम, ठीक है। इसी तरह और तेल से भरा हुआ है। चाइना इसके अंदर इतना प्रवेश किया है 2000 से लेके अभी तक। पहले अगर $1 बिलियन का उसका बिजनेस होता था, आज के दिन में ये मल्टीप्लाई होकर 30 बिलियन से ज्यादा हो गया, 50 बिलियन के आसपास हो गया है। तेल का जो पाइपलाइन पहले पश्चिम की तरह जाता था, वो पाइपलाइन घूम के अभी चाइना की तरह करने लगे। तो आप इसको बोलिए ये न्यू ग्रेड गेम जो बोलते हैं, वहां पे चाइना को एक किस्म का दबाव या उसको पुश बैक देने के लिए ये कंटेस्टेशन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, सेंट्रल एशिया को अगर अलग से आप देखेंगे तो बड़ी पिक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। बड़ी पिक्चर क्या है? आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई हो रही है। उन्होंने कहा था कि वो लड़ाई को बहुत 24 घंटे में खत्म करेंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। होगा कि नहीं, ये भी मेरे को बड़ा डाउटफुल लग रहा है। वेस्ट एशिया में स्टार्ट हुआ था हमास और इजराइल के बीच में, वो भी लड़ाई समाप्त हुई नहीं है। उन्होंने काफी कमजोर कर दिया है वो सारे प्रॉक्सीज को। उसके बाद ईरान के साथ हुआ। ईरान के साथ ये जो समझौता, अभी जो पीस टॉक चल रहा है, एग्रीमेंट, इनिशियल एग्रीमेंट, तो ये सस्टेन करेगा कि नहीं, दैट इटसेल्फ इज सब्जेक्ट टू, अगर वो इजराइल अगर हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक बंद कर देता है तो इट विल होल्ड। प्लस उनका जो प्री कंडीशन दे रखा है ईरान ने, ये ईरान का जो मांगा है यूएस ने हर एक चीज में मान लिया उसने। और न्यूक्लियर की बात करते हैं, उन्होंने मांगा था कि एग्रेशन सारे फ्रंट से होना चाहिए। बट बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बड़ी पिक्चर क्या है? बड़ी पिक्चर ये है कि यूरेशिया एक ऐसा जगह है, यूरोप एंड एशिया, लेकिन यूरोप का वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, आप इटली काफी हद तक माना जाता है। मतलब G7 में ये जो आपके वेस्ट यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनको माइनस कर दीजिए, क्योंकि उनका नजरिया, उनका सोच विचार कुछ बाकी विश्व की बरखिलाफ है। क्या बरखिलाफ है? वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यूक्रेन तुम लड़ाई करते रहो, चाहे कितना भी तुम्हारा नुकसान हो, छोड़ना नहीं।
उनके विचार के मुताबिक सही हो सकता है। वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा देश का सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कोई चुनौती करके 20% लैंड ले रखा है, क्रीमिया का है, जॉर्जिया का थोड़ा सा पकड़ रखा है उसने, और ये जो डॉनबास रीजन का पूरा 20% कैप्चर कर रखा है। ये कैसे 21st सेंचुरी में कैसे आप अलाउ करेंगे? रशिया से बात करोगे, रशिया बोलोगे कि ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये तक कब से 2004 से स्टार्ट हुआ है। 2014 में आपका मैदान रेवोल्यूशन हुआ, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट था उसको बदल के आपने कलर्ड रेवोल्यूशन के जरिए से प्रो यूरोपियन कंट्रीज का एक बिठाया वहां पे। वो तो शुरुआत वहां पे है, 2014 से लड़ाई होती आ रही है। और उन्होंने बड़े सारे मीटिंग में, नाटो के मीटिंग में जगह जगह बिल क्लिंटन को बताया, जॉर्ज बुश को भी बताया कि भाई आपको जो करना है करो, लेकिन आप दो चीजों को ध्यान रखिएगा। जेम्स बेकर जो मिखाइल गोर्बाचोव से मिला था 9 फरवरी 1990 को, 1-on-1 मिखाइल गोर्बाचोव जर्मनी का जो दीवार है वो मर्ज नहीं करना चाह रहे थे, तोड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनको डर ये था कि नाटो फोर्सेस जो 1949 में रेज हुई थी, एस्टैब्लिश हुई थी, उस समय 12 देश फाउंडिंग मेंबर थे, और वो 12 देश से 1990 तक जब ये बातचीत हो रही थी तब वो कितना 16 के करीब हो गए थे। उनका डर ये था कि 16 ना बढ़ते बढ़ते वो 32 ना हो जाए। लेकिन जेम्स बेकर ने उनको आश्वासन दिया था, उनको एश्योरेंस दिया था कि आप चिंता मत करिए, नॉट एन इंच ऑफ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस विल स्प्रेड टू द ईस्ट। सिर्फ ईस्ट जर्मनी के ऑपोजिट नहीं, बल्कि कंप्लीट ईस्टर्न यूरोप, पोलैंड जितने भी आते हैं, चेक का वो सारे, ये जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर है, इस्टोनिया। और उन्होंने क्या किया, 2004, 2006, 2007, उसके बढ़ते बढ़ते आज के दिन में, कहाँ 12 थे 1949 में, आज के दिन में 32 हो गए। और उन्होंने बॉर्डर के साथ साथ उन्होंने पेट्रियोट मिसाइल लगा दिए और एयरफील्ड्स बनाने लगे, और उन्होंने ब्लैक सी की तरह ब्रिटेन का फ्रिगेट्स आने लगे, उन्होंने पोर्ट्स डेवलप, सी ऑफ एजोव में पोर्ट्स बनाना शुरू कर दिया। तो रशिया जब आपका डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसएसआर, उसका एक लेगेसी वैल्यू सिस्टम होता है। वो बोलते रहे कि भैया आप सब कुछ कर रहे हो, पेट्रोल मिसाइल लगा लिया आपने, और भी हवाई जहाज ला के ये पेट्रोलिंग कर रहे हो, उधर जहाज जो है दरिया में ला के आप जहाज पोर्ट्स भी बना रहे हो, आप एग्रेसिव एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप यहाँ पे पैथोजेंस डेवलप कर रहे हैं, स्पेशल एक्टिविटीज यूक्रेन के अंदर आप रिसर्च कर रहे हैं, रशिया के खिलाफ केमिकल वॉरफेयर की तैयारी कर रहे थे। तो ऐसा हालत में वो बोलते रहे कि यूक्रेन को आप अगर नाटो मेंबर बनाएंगे या उसको आप अपने तरफ लेने की कोशिश करेंगे तो ये मेरे लिए रेड लाइन है। रेड लाइन को मानने के लिए कोई तैयारी नहीं था, ठीक है ना। सो इसलिए उन्होंने लड़ाई किया था ना। अभी जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसको, सवाल का जवाब ये है कि उनको पता चल गया है ये 21st सेंचुरी में, जो पहले कोल्ड वॉर 1.0 में जियो पॉलिटिक्स एक सेंट्रल पॉइंट होता था, जियो पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करके सोवियत यूनियन को उन्होंने डिसइंटीग्रेट किया था। अभी वो जियो पॉलिटिक्स का भाव और केंद्रित इतना नहीं है जितना जियो इकोनॉमिक्स, यानी कि जियो पॉलिटिक्स हैज ग्रेविटेटेड फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। और जियो इकोनॉमिक्स का लीडर आज के दिन में कौन है? चाइना है। और चाइना का यही पे मैं कहना चाहता हूं, 14-15 मई को जब डोनाल्ड ट्रंप जाके मिले थे, समिट लेवल मीटिंग हुआ था जी के साथ, उन्होंने चंद एक चीजों को हाईलाइट किए थे। सबसे पहला चीज था कि ये थ्यूसिडाइड डॉक्ट्रिन या थ्यूसिडाइड ट्रैप से आप प्रभावित हैं, हर चीज को कन्फ्रंटेशन और लड़ाई के नजरिए से देख रहे हैं। मैं ऐसा नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी विद कोऑपरेशन होना चाहिए। आप आपके स्पेयर में आप ग्रो करिए, मैं अपना स्पेयर में ग्रो करूंगा। और उन्होंने ये किया था कि अवॉइड एडवर्सरियल रिलेशन, जो बुरा रिश्ता होने वाला है उसको अवॉइड करिए वो चीजों को। और उन्होंने क्या था कि जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, जितना आपसे डिफरेंसेस है उसको मैनेज करना सीखिए। इसमें जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने साइन किया है डोनाल्ड ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप ने किया होगा, कोई ना कोई स्टाफ, सीनियर स्टाफ साइन किया है उसको। तो ये जो एक किस्म का ये एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट के साथ अगर उनका नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट आप पढ़ोगे 2025 जो नवंबर में पब्लिश हुआ था, दिसंबर 1st वीक शायद आउट हुआ था, पिछले 20 साल के अगर आप वो स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे
हर साल चाइना को नंबर वन एनिमी बनाया। ये पहला डिपार्चर है जहां पे चाइना को एनिमी नहीं बोला है। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि तेरा मर्जी है, जो करना है तो कर ले, ताइवान को कैप्चर करना है, यूनिफाई करना है, बस करना करो। उन्होंने टीआरएन, ताइवान क्या रीयूनिफिकेशन एक्ट, टीआरए, ताइवान रिलेशन एक्ट 1979, उसके मुताबिक अमेरिका को एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी मेंटेन करना चाहिए। उसको भी उन्होंने पूरा एकदम इग्नोर कर दिया है, ठीक है नहीं। सो उन्होंने उन्होंने एक राइडर दिया है कि भाई तू जो करना है कर, लेकिन अटलांटिक पार करके जो अमेरिका नॉर्थ और साउथ अमेरिका, जो मोनरो डॉक्ट्रिन के मुताबिक हमारा पूरा उसके ऊपर प्रभाव होना चाहिए, उसके ऊपर दखलंदाज मत कर। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ यहाँ पे, खत्म करता हूँ आपका पहला इम्पोर्टेंट सवाल है आपने जो पूछा है। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये पुशबैक हो रहा है। अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर होने के नाते, ये जो यूरेशिया में 21st सेंचुरी में अभी देखा गया है कि ये एशिया का सेंचुरी है, और इसमें 70% के करीब करीब पॉपुलेशन ये यूरेशिया में है, पूरा विश्व का जो मैं बता रहा हूँ। और 55 to 60% ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड इज हियर। ये पीपीपी टर्म्स में, नॉमिनल टर्म्स में 45 to 50% के करीब होगा, पीपीपी टर्म्स में 55 to 60% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इज हियर। तो अगर वो जो पुशबैक करना चाहते हैं टू रिस्टोर इट्स डोमिनेंस बैक टू ओल्ड स्टेटस, वो करना है, तो उनको ये जो यूरेशिया का बैटल उसको जीतना निहायत आवश्यक है। इसलिए अजरबैजान, आर्मेनिया, इसलिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, इसलिए सेंट्रल यूरोप का जो हमला, और आज उन्होंने बोला है कि थोड़े ही दिन के अंदर वेस्ट एशिया से अपना जो फोकस है शिफ्ट करेंगे सेंट्रल यूरोप की तरह। वो हर जगह में जीत के रशिया को अपने पहलू में लेना चाहते हैं, यूक्रेन को भी अपने पास रखना चाहते हैं, और वेस्ट एशिया में उम्मीद है उनके विचार के मुताबिक कितना सक्सेसफुल होगा मैं कह नहीं सकता हूँ। ईरान का मसला भी हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी विल गेट बैक टू नॉर्मलसी, उससे उनकी जीत होने का संभावना है। ये स्ट्रेटेजिक राइवलरी इन यूरेशिया, इसमें मल्टीपोलरिटी और बाइपोलर, वो कह रहे हैं कि पूरा विश्व में दो ही पोल होंगे, एक चाइना होगा, एक अमेरिका होगा। लेकिन चाइना कह रहा है कि नहीं, वो बहुत बड़ा जीववारी हो जाएगा, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, उसका मल्टीपोलर रखिए। रशिया जो कह रहा है मल्टीपोलरिटी विद पॉलीसेंट्रिसिटी, उसका मीनिंग है तीन पोल होंगे, एक अमेरिका, एक रशिया और एक चाइना, और इसके साथ अपना अपना रीजन में, जैसे ईरान एक देश हो गया, ये एक नोड बन जाता है। ईरान आज के दिन में वेस्ट एशिया में बात कर रहा है हर एक देश के साथ कि कैसे वो पर्शियन गल्फ में एक रीजनल आर्किटेक्चर बना, क्योंकि ईरान वो नहीं रहा ईरान जो 28 फरवरी 2026 से पहले था, अभी एक रीजनल पावर बन गया, ठीक है ना। सो ये सारे जो परिवर्तन या डायनामिक जो चेंज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, इसके वजह से हमें तब अच्छी तरह समझ में आएगा जब आपका सवाल का जवाब है, उसका बड़ा अहम ये है वेस्ट एशिया नहीं छोड़ेगा। अगर वेस्ट एशिया से बेस वो हटा लेते हैं जो ईरान आज के दिन में डिमांड कर रहा है, इसका मतलब जो पेट्रो डॉलर उनका जो हिडन एम और ऑब्जेक्टिव है, पेट्रो डॉलर का जो स्टेटस ऑफ डोमिनेंस है उसको रेस्टोर नहीं कर पाएगा। पीक पीरियड में 86% डोमिनेंस होता था, आज के दिन में 57% नीचे चला गया है। डर यह है कि 57 से 50% ना हो जाए। इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी जब तक वो एक डोमिनेंट पोजीशन में नहीं होगा, एक सुपर पावर अपने आप को सुपर पावर नहीं कह सकता है। और पेट्रो डॉलर तब डोमिनेट करेगा जब उसके कंपनी आएंगे अंदर, और ये सारे जीसीसी कंट्रीज में जो जो ऑयल रिग्स है उसको धीरे धीरे कैप्चर करेंगे। हो पाएगा नहीं हो पाएगा मैं कह नहीं सकता हूँ। ईरान इज द ओनली कंट्री जो इस चाल से, क्योंकि वो पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट 1973 में, ये 76 में साइन हुआ, 50 साल अभी खत्म हुआ 2024 को शायद, और जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के अनाउंस करके बोले थे कि जिसको आके पेट्रोल खरीदना है, ऑयल खरीदना चाहता है, और नॉन डॉलर का कोई भी करेंसी आप ले सकते हैं। तो ये एक चुनौती है। मदुरो 2018 को यही चीज बोला था कि आप आके मेरा ऑयल आप कोई भी पैसे में खरीद सकते हैं, नो नीड टू बाय इन डॉलर। तो ये जब चुनौती होता है, एक सुपर पावर अपना सुप्रीमेसी और अथॉरिटी को हराना नहीं चाहेगा, ये वो थ्यूसिडाइड डॉक्ट्रिन कहता है, और कोई भी राइजिंग पावर को अपने घुटने तक, एडी तक आने के लिए वो अलाउ नहीं करेगा। इस चीज को अगर आप समझ गए हैं, और बदलता जो माहौल है
जियोपॉलिटिक्स धीरे 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 इरेलेवेंट नहीं है, रेलिवेंट है, लेकिन वो ग्रेविटेट हो रहा है टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको ऑक्यूपाई कर रहा है धीरे धीरे जियो इकोनॉमिक्स। अगर अगला सवाल जी के साथ में बताऊंगा मैं क्यों ये कह रहा हूँ जियो इकोनॉमिक्स। जी सर, मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल भारत को लेकर पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह से डायनामिक्स चेंज हो रही है जियोपॉलिटिकली, तो क्या भारत को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता है उससे बचना होगा? और अगर हम G2 की बात करें, यानी कि यूएस और चाइना अगर एक पावर सेंटर के रूप में आगे बढ़ते हैं, तो क्या जो भारत है वो एक आउटसाइडर बनेगा या फिर एक थर्ड पावर सेंटर के रूप में आगे उभरेगा? क्या आप यहाँ से देखते हैं? आज के दिन में भारत एक पावर सेंटर की तरह उभर के निकल रहा है। आज के दिन में इसकी जी आप बैलेंस्ड पॉलिसी, मेच्योर रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी और लीडरशिप, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत मान्यता रखता है डेमोक्रेसी में। ये कितने 12 साल हो गया, 2024 12 साल हो गया है, 12 साल लगातार वही पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन देश को रूल कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूटी फैक्टर आ जाता है और काफी लोगों का पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, जीडीपी में बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट क्वांटिटी हमारा बढ़ने लगा है, टेक्नोलॉजी, स्पेस, कोई भी चीज बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, हर एक चीज में इंप्रूवमेंट हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो देश 15-15 साल से रिसर्च कर रहे हैं, जो अचीव नहीं कर पाए हैं उसको आप 2 साल में बाहर के लोग आके देख के कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं खुद ही हैरान हो गया, मैं गया था बे एरिया में, सनीवल एरिया में, मैं सुन के ताजुब हो गया, लोग कह रहे हैं कि रोबोटिक्स में इंडिया इज नंबर 1, कि नहीं हो ही नहीं सकता है। इंडिया वापस आके बेंगलुरु, पुणे जब घूम के चक्कर मार के आया तब जाके एहसास होने लगा कि हाँ यार हम तो बहुत आगे हैं। सो इंडिया, हालांकि हम बहुत लेट स्टार्ट किए हैं लेकिन बहुत आगे चले गए हैं पिछले। आप ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात करिए, आप यूनिकॉर्न्स की बात करिए, आप स्टार्टअप्स की, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड, 300,000 यूनिकॉर्न, पता नहीं 1 लाख के आसपास है मेरे ख्याल, 80,000 या 1 लाख के आसपास ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ये बैक ऑफिस होते हैं, ठीक है ना। सो बैक ऑफिस, जो जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का बैक ऑफिस होता है ग्लोबल पावर सेंटर। तो ये जो चीजें हैं, पहले 1800 थे, अभी 2100 कुछ हो गया। वो कह रहे अगला 6-10 महीने में 3000 को पार हो जाएगा। इतना तेजी रफ्तार से हम बढ़ रहे। सो बेसिकली आपका जो सवाल है कि क्या हिंदुस्तान पूरे के पूरे जो अंडे हैं क्या अमेरिका की बास्केट में डाल दे या डाइवर्सिफाई, उसका शॉर्ट आंसर है डाइवर्सिफाई। कोई भी देश के ऊपर आप बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अमेरिका देखोगे आप पिछले 78-79 साल के बीच में अमेरिका टाइम टू टाइम इन क्रिटिकल जंक्चर्स हमारे मदद के लिए नहीं आया है। 2000 तक, जब तक वो न्यूक्लियर डिवाइस अंडरग्राउंड हमने सक्सेसफुली ट्रायल नहीं किए थे, तब तक मैं बोलता हूं उसको रिग्रेसिव काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अमेरिका हमेशा हिंदुस्तान को एक 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 वीक नेशन की तरह देखा है, एक कमजोर की पहलू से देखा है। लेकिन 2000 के बाद रिश्ता बदलने लगा और उसको मैं कहता हूं प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप। ये जनवरी 2025 तक चलता गया। 2025 से डोनाल्ड ट्रंप ने ये ड्रामा स्टार्ट कर दिया। किस लिए स्टार्ट किए? क्योंकि उनका डर ये है कि हिंदुस्तान जिस रफ्तार से अभी बढ़ती जा रही है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका को पीछे भी छोड़ के चला जाए। इसलिए उनका डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट का रायसीना डायलॉग में चंद एक महीने पहले आके उन्होंने बोल के गए थे, अमेरिका हिंदुस्तान को दूसरा चाइना नहीं बनाने देगा। बिल्कुल ठीक है नहीं। सो ये सारे चीजें अगर आप जोड़ोगे, ये जो भी कुछ आज भाषणबाजी हुआ है, जो कुछ बोले हैं, ये टेम्पररी, सिर्फ मैं कहूंगा ट्रांजैक्शनल है। ये फिर वापस जाएंगे, फिर इसी तरह फिर दबाव डालना शुरू करेंगे 5-10 दिन के बाद। ये नौटंकी चलते रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप जब तक है तब तक कोई बैलेंस्ड लीडरशिप देखने में नहीं मिलेगा। हमें इसको अडॉप्ट करना है और अपना रास्ता को नेविगेट करके आगे की तरफ चलना चाहिए। और उसका जो केंद्र बिंदु है, देखिए वो जो ट्रेड डील नहीं हो रहा है, वो बोल रहा है कि अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है ये अपना प्रेसिडेंसी जब तक खत्म नहीं होता है तब तक ये करेगा। करता है तो वेलकम, आई वेरी हैप्पी। मुझे लग रहा है वो उसका जो टीम है उसको बोल रखा है डेयरी, कॉर्न, सोयाबीन, चौथा चीज मैं भूल रहा हूँ, हाँ गेहूं। वो चाह रहा है कि ये 4 चीजों का अंदर, क्योंकि उसका जो हार्ली डेविडसन वाला जो मोटरसाइकिल था वो तो हिंदुस्तान ने छूट दे दिया पूरा एकदम।
ये जो चार चीज हैं वो इंडिया का एग्रीकल्चर और फार्मिंग सेक्टर और डेयरी सेक्टर में प्रवेश करना चाह रहा है। और कौन सा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री या कोई लीडर हो जो अपना फार्मर्स, अपना डेयरी वालों का जो रिक्वायरमेंट, जो एस्पिरेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज करके इस तरह पूरा छूट दे देगा। जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं कहीं पे ये इसका फ्री छूट नहीं है, उसका सिर्फ एक ही पॉइंट लेके बैठा है, इसके अंदर घुसना है। ये है मेन इशू। और बाकी जो है इंडो पैसिफिक आपने बोला है, वो हिंदुस्तान को बोल दिया भाई आप अपना लड़ाई लड़ाओ इनडायरेक्टली, नहीं तो पाकिस्तान को क्यों लेके गोद में बिठा रखे। चाइना के पास ये थे, वो कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। बेसिकली कह रहा है कि अवॉइड एडवर्सरियल रिलेशंस एंड मैनेज डिफरेंसेस। वो लड़ाई नहीं करना चाह रहा है, वो जियो इकोनॉमिक्स से कब्जा करना चाह रहा है। उसी के बरखिलाफ यूएसए अपना भी तैयारी तो धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। कितना सफलता हासिल करेंगे आने वाले समय में देखेंगे। और हिंदुस्तान का वो दाना नहीं डालने जा रहा, मैं अभी भी बता रहा हूँ। अगर डालता है अच्छा है, जैसे बोल रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी के टाइम में कोई अटैक आता है, हमला आता है, हम जाके खड़े होंगे। देखते हैं, अभी तक तो कभी खड़ा नहीं हुआ है अमेरिका, कोई मदद तो किए नहीं। काफी लड़ाई में जीपीएस का कनेक्शन उसने डिस्कनेक्ट कर दिया था, कोई लड़ाई में मदद किया ही नहीं, बल्कि इजराइल आके मदद किया है हमें। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये इस किस्म की लीडर के साथ कब तक आप अच्छा संबंध करके ये ट्रेड डील अगर साइन हो जाता है, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। हमारे हिंदुस्तानी के वहां पे डायस्पोरा खूब मात्रा में है, 5 मिलियन के करीब, 5.1 मिलियन है। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में ये करेंगे, इसलिए वो डर रहे हैं। अमेरिका में हर एक कोई भी आप वर्टिकल देखते हैं उधर हिंदुस्तानी टॉप पोजीशन में बैठे हुए हैं। उनको डर ये है कि कहीं अमेरिका को ये टेक ओवर ना कर ले। कल कमला हैरिस का क्या कहानी है, क्यों नहीं उसको बनाने दे रहे? ठीक है नहीं, कमला अभी जितने अगले इलेक्शन में देखोगे बहुत सारे हिंदुस्तान, इसलिए वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा है उधर। वो हिंदुस्तानियों के खिलाफ सब पड़े हैं, वो हिंदुस्तानियों को डिस्करेज करना चाहते हैं कि H1B वीजा हो या और कोई ग्रीन कार्ड हो। वो कोई आना, आप भी तो खुद वहां पे रह के आए हो अमेरिका में। वो हिंदुस्तानियों को पसंद करे या ना करे, उनका डर ये है कि भाई जो उनका पैसा है, कमाई है, वो पैसा हम चोरी करके जैसे ले रहे हैं, ऐसा ही उस नजरिए से देख रहे हैं। तो इसलिए उनका क्वेश्चन रहेगा, जब तक डोनाल्ड ट्रंप है, बाकी करते थे लेकिन इतना लाउड एंड शोर गुलाबा करके नहीं करते थे, चुपचाप होता था। सम काइंड ऑफ डेकोरम, सम काइंड ऑफ डिग्निफाइड डीलिंग ऑफ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, रूल ऑफ लॉ, ये हर एक चीज को थोड़ा सा रेस्पेक्ट करके ये किया जाता था। लेकिन ये तो दे धड़ाके पूरा हिंदुस्तानियों के खिलाफ पड़ गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फूक फूक के आपको कदम रखना पड़ेगा। और जो रशिया के जो पॉइंट आप बता रहे हैं, कोई देश तेल का डील नहीं करता है। तेल एक प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ये उसका दुकानदार करता है। दुकानदार उसको बड़ी लेवल पे कंपनी करते हैं। देश जो है उसका कंडीशन उसको कंड्यूसिव बनाता है, एनेबलर होता है। हिंदुस्तान किसी चीज को चूज नहीं कर, तो कंपनीज डील करते हैं, वो देखेंगे मार्केट फोर्सेस कैसे बिहेव कर रहे हैं, कहां से हमें सस्ता से सस्ता तेल मिलेगा, उसके मुताबिक वो अपना चॉइस करते हैं। वो बता दिया 30 दिन का वेवर है, वो कंपनीज देखेंगे कि अल्टीमेटली उनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, या वो लॉस में करेंगे। तो ये कंपनी का काम जो है वो देश के ऊपर डाल देते हैं। तो हिंदुस्तान इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो भी देख के अपने कंपनी जो है, जहां से मार्केट फोर्सेस उसको अलाउ करता है, वहां से वो खरीदेंगे, फिर हिंदुस्तान में आएगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, रिफाइन होगा और उसको खरीदेंगे। चलिए, आज मैंने सोचा था छोटा से करेंगे, लेकिन हो गया 38 मिनट्स। आई होप आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी बिंदुओं को हमारे साथ इस चर्चा में साझा करने के लिए। नमस्कार।